अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। ख़ित्ते की सूरत हाल बड़ी संगीन। अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद ईरान ने एक बड़ा भरपूर वार किया। ईरान ने जनरल कासिम को दफनाने से पहले रात के वक्त उनकी जो तदफीन थी उसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने मौखर किया और उसके बाद उन्होंने हमला किया दो उन बेसिस पर जहां अमरीकी फ़ौजी थे और वो मिज़ाइल 30 के करीब मिज़ाइल वो लैंड किए वहाँ पर उन बेसिस पर। और अभी अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि हम असेस कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ, कैजुअलिटी कितनी हुई, इक्विपमेंट का कितना नुकसान हुआ। लेकिन जो ईरानियन वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये कहना है कि 80 जो टेररिस्ट थे, जो अमेरिकन टेररिस्ट, उनको हमने हलाक किया। बहरहाल थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, देखते हैं कि वो इसमें क्या कहते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है उसमें आज भी पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन रिसीव किया और जिसमें इस सारी सूरत हाल पर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को ये हदायत किया कि वो अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान का दौरा करें और पाकिस्तान इस मामले को डी एस्केलेट करने के लिए एक अपना रोल अदा करना चाहता है। अब क्या वो रोल पाकिस्तान को मिलता है, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि पाकिस्तान वह रोल अदा कर सके? और दूसरी बात यह है कि दो टेलीफोन आए हैं, दोनों जो वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन था अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा को आया। और उसके बाद अब जो सेक्रेटरी डिफेंस का फ़ोन है वो भी पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को आया। तो इसमें अहमियत जो है, जो बैरूनी दुनिया है, जो अमेरिकन्स हैं, वो अगर पाकिस्तान पे फोकस करते हैं तो जो मेन बंदा या मेन इदारा जिसकी तरफ वो देखते हैं फॉर द सोल्यूशन और जिसकी पावर का उन्हें अंदाज़ा है, तो वो हमें नज़र आता है कि वो पाकिस्तान आर्मी है। जनाब ज़फ़र हिलाली मेरे साथ हैं, टॉप बैठ रहे हैं पाकिस्तान के और बड़ा धुआंधार तबसरा करते हैं। बिल्कुल ही डज़ नॉट मिन्स हिज वर्ड्स और जो भी सूरत हाल हो उस पर खुलकर वो बात करते हैं। तो आज जो अमेरिका की जो मिथ थी, बिकॉज अमेरिका इज़ ए सोल सुपर पावर, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हम 52 साइट्स पर हमला करेंगे अगर ईरान ने रिटेलिएट किया। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया और पहले वार्निंग देकर रिटेलिएट किया। बावजूद इसके कि बड़ी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे पास बड़ा मॉडर्न इक्विपमेंट है और हमें पता है उनके पास पेट्रियट बैटरीज भी हैं जिससे वो मिसाइल हमलों को रोक सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि उन बेसिस पर जहां अमरीकी फ़ौजी हैं वहां पर उन मिसाइलों को रोका नहीं जा सका और वहां पर वो जाके उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। एक बड़ी अजीब बात है, इससे पहले भी आज से 2-3 दहाइयाँ पहले एक अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे, तो ईरान के अंदर एक ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सहरा में ही हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और वो ऑपरेशन करने से पहले खुद ही ऑपरेशन का शिकार हो गए। ये क्या माजरा है? किस किस्म की ये इमदाद है? कोई गैबी इमदाद है? कोई टेक्निकल कोई चीज़ें हैं? ये भी, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन मैं ज़फ़र हिलाली साहब को एंगेज करने से पहले आपको वो वीडियोस 2 दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाक़या हुआ क्या। एक वीडियो जो पेंटागन से रिलीज़ हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वो जनरल कासिम सुलेमानी का जो काफिला है उस पर जो हमला हुआ और जिस बर्बरियत से वहाँ पर जो गाड़ियों से निकलकर लोग बाहर अपनी जान बचाने के लिए निकले, कुछ सिक्योरिटी गार्ड होंगे या कुछ और अमले के लोग होंगे, उनको भी किस तरह अमरीकी मिसाइलों का निशाना बनाया गया। प्रोड्यूसर साहब, अगर वो आप वीडियो, और हलाली साहब आपकी इजाज़त से मैं वो वीडियो ज़रा आप नाज़रीन को दिखाएं। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता था कि आपको अंदाज़ा हो कि क्यों लाखों लोग जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में आए हैं, ईरान का दर्द क्या है। वो उनके टॉप कमांडर थे और उनको जिस तरीके से एलिमिनेट किया गया, कितनी आसानी से टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, जिस शहर में भी उनकी बॉडी गई वहाँ पर लाखों की तादाद में इतने बड़े इज्तिमात हमने बहुत अरसे के बाद वो देखे हैं। शायद जब इमाम खुमैनी ईरान आए थे तो उस वक्त इतना बड़ा इज्तिमा हुआ हो, लेकिन ईरान ने उस मिथ को तोड़ा।
वो जो एक सोचा जाता था, समझा जाता था, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि कोई अगर अमेरिका की तरफ आंख उठा के देखेगा तो देन हम फिर इस तरह से करेंगे उसका, तो वो ईरान ने कर दिया कि आओ भाई तुमने जो करना है वो कर लो। अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाता हूं जो ईरान ने मिसाइल हमले किए, क्योंकि वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आयतुल्ला खमेनाई जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं वो उस ऑपरेशन रूम में गए। हमने देखा जब वो जनाजा पढ़ा रहे थे कासिम सुलेमानी का, तो उनकी आंखों से आंसू थे, उनके दर्द को जिसने वो वीडियो देखी उसने उसका अंदाजा किया और उसको महसूस किया। अब वो खुद गए उस ऑपरेशन कमांड में और ये बताते हैं कि जिस वक्त मिसाइल मारे जा रहे थे, दागे जा रहे थे, तो यकीनन वो जो वहां पर नारे थे वो अल्लाह अकबर के नारे थे, वो हुसैनियत के नारे थे, वो इस्लाम के नारे थे। जरा वो वीडियोस भी वो दिखा दीजिए जो ईरानियन मिसाइल जो फायर किए गए। आपने जो ईरानियन मिसाइल की जो वीडियो आपने देखी, इससे मैं एक चीज की आपको वजाहत करना बड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि हमारा और आपका एक ट्रस्ट का रिश्ता है। वो जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाई है, ये एक ऐसी वीडियो है जो ऑथेंटिसिटी जो है इसकी वो हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये जो भी हमला हुआ ये वो हमला था जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई और वो इस दुनिया से चले गए। मैं फिर ये बात अपने नाजरीन को बिल्कुल टू स्ट्रेट द रिकॉर्ड ये मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पर ये मौजूद है, हमने ये वीडियो उठाई वहाँ से और जितनी हम तहकीक कर सकते थे, जो भी हम कर सकते थे उसमें उसके बाद हमने इस वीडियो को चलाया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये ऑथेंटिक नहीं है और इस बात का हमेशा इम्कान रहता है, लेकिन ये एक रियल वीडियो है जिसमें जिन लोगों को मारा गया और ये जो हमला करने वाले थे, जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो अमेरिकन थे। मैं अब ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ चलता हूं और जो कुछ आज हुआ उस पर मैं बात करना चाहता हूं। हिलाली साहब, आपके बहुत आपके जो आपका जो पेशेंस है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सब हमारी गुफ्तगू सुनी। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है उसके बाद आप क्या फोर्सी करते हैं कि अब जो प्रेसिडेंट समीर इब्राहिम साहब, मैं तो जिस दिन ट्रंप उस ट्रीटी को, न्यूक्लियर ट्रीटी को, जो बड़े मुश्किल से बड़े सालों के बाद उनका ये हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिका ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिस दमे में वो उसको कहा कि मैं इसको नहीं मानता और विड्रॉ किया, उस वक्त मैंने कहा कि अब जंग एकदम इज़ एब्सोल्युटली सर्टन। इसलिए कि वो उस एक्शन से पता चल गया कि जो भी ईरान मानता था, जो भी कंडीशंस मानता था ईरान, इज़राइल और अमेरिका जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लूटोनियम, हैवी वाटर प्लांट और किस्म के वो स्पिनिंग मशीनरी जो है उनकी, ये सब चीज़ें लगी हुई थी। दे वर ऑन द ग्राउंड, ये काम कर रही थी, ये प्रोड्यूस कर रहा था। और एक वक्त की बात ये है कि ईरान हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोसेसिंग में, हमारे से इट वाज मोर एडवांस देन पाकिस्तान। वो दूसरी बात है कि शाह ईरान ने फिर उसको कुछ नहीं किया और अमेरिकनों ने फिर उसको ख़त्म किया। कहने की बात सिर्फ ये है कि दी ओनली रीज़न दैट ट्रंप लेफ्ट द ट्रीटी, उसका वजह ये था कि वो इनके साथ जंग करें, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करें। इसलिए समीर इब्राहिम साहब कि इज़राइल तैयार नहीं है कि IAEA के इंस्पेक्टर्स, कोई जापानीज़, कोई चीनी, कोई कोरियन, कोई अमेरिकन, के उन लोगों पे एतबार करें कि वो जानते हैं कि ईरान क्वाइटली, सरप्टिशियसली, सीक्रेटली बम नहीं बना रहा है। वो तैयार नहीं है इन लोगों पे भरोसा करने। तो अगर आप IAEA के इंस्पेक्टर्स पे भरोसा नहीं करते हैं तो फिर तो कोई और तरीका ही नहीं है कि ये बम मेकिंग कैपेबिलिटी जो है
इनका ईरान का वो आप ख़त्म करें, नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कब उनके पास एक दिन उठ के कहें कि हमने भी हमारे पास आ गई कैपेबिलिटी। दुरुस्त है। अच्छा, इसमें सवाल ये इस वक्त पैदा हो रहा है कि ये समझ में आ रही है बात कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बने प्रेसिडेंट, वो जो ओबामा के साथ उन्होंने मुआहदा किया था ईरान ने, जिसमें और भी पावर शरीक थी, वो यूनिलैटरली उन्होंने ख़त्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान पर सैंक्शंस भी लगाई। फिर उसके बाद ये वाक़या भी हुआ जिसमें उन्होंने एलिमिनेट किया जनरल कासम सुलेमानी को। सवाल जो ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया और मिसाइल जिस तरीके से इराकी बेसिस पर मारे हैं, वो बताता है कि बहुत बड़ी डिफाइंस है। और हमें ये लगता है कि ईरान जो है इस वक्त, जो हमने पिछले 2-3 दिन में जो मनाजिर देखे हैं, पूरा एज ए नेशन वो अमेरिका का मुकाबला करने का तहिया कर चुके हैं। इराकी पार्लियामेंट ने भी ये बिल पास कर दिया है कि जनाब सारी फॉरेन ट्रूप्स यहां से चली जाएं। ईरान अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो इस वक्त इराक में है, खत्म कर सकेगा उसे? नहीं, वो ख़त्म इसलिए नहीं कर सकेगा कि जैसे आपको पता है 70% लोग ईरान के शिया हैं, और सद्दाम हुसैन और सुन्नियों ने जो इन पे गिरफ्त रखा था कितने सालों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने शिया मेजॉरिटी के साथ रवैया था उनका बहुत बुरा था। लिहाजा अब जब शियाओं को मौका मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम कि अक्सरियत से वो रूल करे इराक़ को, वो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप बिल्कुल मेरे ख्याल में ये आप भूल जाएं कि इराक़ विल एवर गो इनटू सुन्नी हैंड्स, अब वो नहीं होगा। इसलिए ईरान भी साथ है और ईरान ने इनको बहुत मदद किया है। और आई मीन वो एक उनका जो कॉन्टैक्ट है, जब तक एक फॉरेन इन्वेजन फोर्स आके शियाओं को माइनॉरिटी ना बनाए कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं जो अटैक किया है ईरान, नहीं हिलाली साहब, सॉरी आप मेरा शायद सवाल नहीं समझ सके। मैं यूएस इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं कि अब इराक कह रहा है कि अमेरिका के ट्रूप्स बाहर निकल जाएं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमें निकाला गया तो इराक पर सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन ईरानियन लीडर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के हम पर काटेंगे और यहां से इनको निकलना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि विल ईरान बी एबल टू फोर्स यूएस फोर्सेस टू गेट आउट ऑफ इराक? अगर अमेरिका एक और वियतनाम चाहते हैं तो शायद कुछ साल वो ठहर जाएं, मगर अगर ईरान इज डिटर्मिन्ड और इराकी गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड, पीपल ऑफ इराक इज आल्सो डिटर्मिन्ड, तो कैसे वो रख सकते हैं? वो तो एक आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन हो गए हैं। अब वो आए थे बाय इन्विटेशन, मगर अब हो गए हैं एन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन। वैसे इन्विटेशन भी उनको कोई ख़ास नहीं मिला था, मगर अगर सद्दाम हुसैन एक डेस्पोट था और लोग उससे नाखुश थे, उन्होंने दुनिया को फूल किया कि भाई सब लोग चाहते हैं कि हम जाएं। चलिए वो बात छोड़ दें। इस वक्त वो थे ईरान, जब तक वो थे विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, तो इराक तो ठीक था। मगर अब तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, उनको कहा है कि जाओ, अब वो सिर्फ बाय फोर्स रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम रहेंगे बाय फोर्स जब तक आप हमें सब पैसे दे दें जो हमने खर्चा है बेसिस बनाने, ये वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब बकवास है, मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं। मगर ये देखना है कि क्या इराक में वो हिम्मत है कि वो लड़े इनके खिलाफ और इनके खिलाफ विद ईरान। मेरे ख्याल में ईरान का तो है, अब इराक को देखना है कि उनको लोगों की क्या जोश और वलवला है इस बात पे। अच्छा, जो दूसरे ममालिक हैं, हमें पता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी बहुत डिवाइडेड है। सऊदी अरब और ईरान की बड़ी एनिमोसिटी है। तो इस सारे सिनेरियो में यूएई, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, आप क्या आप व्हाट दे बी डूइंग? आपको तो पता है कि सऊदी अरेबिया जो है, जितनी उनकी गठजोड़ इस वक्त इजराइल के साथ है और अमेरिका के साथ है, कभी पहले रहा ही नहीं है। तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि ट्रंप का कहना ये है कि जो हम पैसे खर्च रहे हैं ये सऊदी अरेबिया को एक प्री एमिनेंट स्टेट गल्फ़ में उनको रखने के लिए, वो सब हमें वापस मिलेंगे जब वो हथियार हमारे से ख़रीदेंगे। वो तो सीधा कहता है जंग तो फ़ायदा मंद है अमेरिका के लिए।
ये जो हम लोगों ने जंग पे पैसे खर्चे हैं ये हमें वापस आ मिलेंगे $2 ट्रिलियन, इसलिए कि जैसे आपको पता है कि जब जितनी ज़्यादा जंग हो उतना अमेरिका बेनिफिट करता है, उतने उनके हथियार बिकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान का भी एक रोल है। आज प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्ट किया है वजीर खारजा को कि आप जाएं सऊदी अरब, आप जाएं ईरान, आप जाएं अमेरिका, और ये जो सारा मामला है इसको डी-एस्केलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जंग किसी के मफाद में नहीं है। हमारा वजीर खारजा रियलिस्टिकली मेरा, आप समझते हैं कि विल दे बी एबल टू प्ले एनी रोल? देखिए जी, मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ समी इब्राहिम साहब के शाह महमूद कुरैशी के तकरीर पे उसने आउटराइटली ये एक्ट को कंडेम नहीं किया, आउटराइटली उसने नाम नहीं लिया सुलेमानी का, आउटराइटली उसने ये नहीं कहा कि इस किस्म के असैसिनेशन गलत हैं, मगर उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल एक्ट्स ऐसे ठीक नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं और इन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो कम से कम वो न्यूट्रलिटी आपकी एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि जब आपको सामने एक मसला आता है जिधर आपको खड़े होकर कहना है कि हम न्यूट्रल हैं, तो जो वो गलत है आपको पॉइंट आउट करना है, और जो सही है आपको पॉइंट आउट करना है वो सही है। ये आप नहीं कह सकते गलत को इसलिए कि वो कोई एक आप सर बढ़ाते हैं और में कुछ और चीजें कहने लग जाएं। ये इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। पाकिस्तान जो है सीधा साधा अमेरिका को कह दिया कि हमारा जमीन, हमारा हवाई स्पेस और हमारा टेरिटोरियल सी किसी हमले में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, और हमारा अपना ख्याल ये है कि ये जो एक्ट किया है ऑफ असैसिनेशन, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ वो ये भी कह देते कि कल्चरल बेसिस को जो ट्रंप साहब ने कहा है कि हम वो भी बॉम्ब करेंगे, उसका मतलब है कि मशहद में इमाम रजा का जो वो है टूम है, क्या वो भी आप बॉम्ब करेंगे? वो भी एक कल्चरल प्लेस है। परसेपोलिस जो एक हिस्टोरिकल कल्चरल प्लेस है, वो भी आप बॉम्ब करेंगे? What sort of a reaction is this? ये तो एक uneducated man का reaction है, not a president of a developed country। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को चाहते हैं हम अपनी अवाम की रिस्पेक्ट, और अगर हम चाहते हैं कि मुसलमान उम्मा की भी रिस्पेक्ट हमारे पास हो, तो बेहतर ये होता कि वी कॉल अ स्पेड और सीधी बात करते। यस, साथ साथ कहते कि डी-एस्केलेशन ऑफ टेंशन जो हम कर सकते हैं हम तैयार हैं, मगर समझना कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बड़े आपका पॉइंट जो है वो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। इसमें एक और भी डेवलपमेंट है हलाली साहब के, 2 टेलीफोन आए हैं अमेरिका से, एक माइक पॉम्पियो का जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और दूसरे मार्क एस्पर जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। वो दोनों पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को आए हैं। ना कोई वजीर खारजा से उन्होंने बात की है बज़ाहिर, और ना प्राइम मिनिस्टर से कोई बात की है। व्हाट डज इट टेल यू कि फिर ताकत का मंबा दुनिया तो यही समझती है कि यहां पर जो कुछ भी है वो सब पाकिस्तान की फौज है? एब्सोल्युटली 100% यू हैव हिट इट ऑन द हेड, आज वो कहते हैं, बिल्कुल। और खास तौर उनका ख्याल है कि मिलिट्री मैटर्स, मुझे तो कहा गया था कि इंफॉर्मेशन ऐसा था कि वो चाहते हैं कि हम अपना बॉर्डर बंद करें ईरान का। अरे भाई, क्यों बंद करें? क्यों, क्या आप उनको ब्लॉकेड करने जा रहे हैं? कि अब क्या करना चाहते हैं? आप समझते हैं कि हम ईरान जो दोस्त मुल्क है उसको अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा हो उनको मेडिसिन की जरूरत हो और एयर ब्लॉकेड हो, क्या आप समझते हैं कि हम इसलिए कि आपको खुश करने के लिए उनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देंगे? उनके लोग, क्या आप समझते हैं हम रेफ्यूजीज को वो वापस भेज देंगे? क्या आप समझते हैं हम सिर्फ आपके कहने पे रेफ्यूज को आने देते हैं? देखिए, बात असल ये है कि ये जो ऑलरेडी इनकी जो असम्पशन है कि वो
ठीक है, मैं हलाली साहब कुछ आपको का मुझे मसला आ रहा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, छोटा सा वक्फा, इसमें हम ये ऑडियो को भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं नाजरीन, और जब वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू इसी इशू पर, खित्ते में क्या होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई रोल प्ले कर सके। और जफर हिलाली साहब का ये कहना है कि जो स्टेटमेंट दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट था, डिसअपॉइंटमेंट हुई उससे, क्योंकि उसमें खुलकर जो बात कहनी चाहिए थी शाह महमूद कुरैशी ने वो बात नहीं कही। एक हमारे साथ रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, जनाब ज़फ़र हिलाली हमारे साथ हैं और जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। हिलाली साहब, एक और स्टेटमेंट आया था टर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ इस खित्ते में अमेरिका कर रहा है उसको रोकने के लिए हमें एक अलायंस की ज़रूरत है, और कुछ टेलीफोन कॉल्स भी की गई। आप समझते हैं कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है कि कोई ऐसा अलायंस बन सके? क्योंकि जो कोलालमपुर समिट था जिसमें ये सब कुछ होने जा रहा था, क्योंकि OIC कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो वहाँ पर तो पाकिस्तान ने शिरकत ही नहीं की, और वो सब कुछ एक दबाव की वजह से या एक अपनी इनकी, अगर आप इफ़ वी गिव देम लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट के ये अपना इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसके तहत, तो ऐसा कोई अलायंस बनने का इम्कान है और उसमें क्या पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, अगर पार्टिसिपेट करना था तो मेरे ख्याल में इमरान खान कुआलालंपुर चले जाते, मगर उनका हमारे पर सऊदी अरेबिया का जो दबाव है, और सऊदी अरेबिया ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए किया है, और उनको शायद जस्टिफाइबली वो समझते हैं कि इतना क्रेडिट है कि हमें भी वो करवा सकते हैं वो चीज जो हमें शायद इतना अच्छा ना लगे। चलिए, वो दूसरी बात है, मगर मैं आपसे कहूंगा, अगर अलायंस हो भी गया, इसका मतलब क्या है? जब तक न्यूक्लियर स्टेटस नहीं है इजराइल और अमेरिका के साथ, आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा कि ईरान को इन्होंने परमिट नहीं किया टू गो एनीवेयर नियर अ न्यूक्लियर वेपन्स। शुबा और शक पे उन्होंने ट्रीटी को रद्द किया और ईरान के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। आपके ख्याल में आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनको कितने दिन की नोटिस मिलेगा अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट करने के लिए अलर्ट किया, माने एक्टिवेट किया, आपको पता है कि 7-10 दिन लगेंगे हमें अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, अपने न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम से मेट करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। वो कॉन्फिडेंट है कि इतना जब इंफॉर्मेशन आएगा वो उस दौरान कुछ भी कर सकते हैं। और सुनिए ट्रंप को क्या कहा उसने इंडिया के बारे में, तो उसने कहा इंडिया की दोस्ती प्राइमरी रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान लुक्स आफ्टर पाकिस्तान, कीप्स एन आई ऑन पाकिस्तान। तो बात ये कि हम लोग, ये हमारी बारी, अगर आप समझते हैं ईरान के बाद हमारी बारी नहीं आएगी तो ये गलतफहमी है। मैंने तो पब्लिकली कहा है कि मेरे ख्याल में एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेंगे UN के मॉनिटरिंग के तहत आप अपने वेपन्स रख लें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, मगर इफ यू डू नॉट गिव योर वेपन्स ओवर तो फिर आपको हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्लॉकेज से और जो भी कर सकते हैं। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज लेट्स गेट यूज्ड टू इट। हमें समझना चाहिए कि ये क्या खेल है और क्या गेम है। एक ही मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ वो बम के साथ बैठ के सब चीज हमारे को एश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी और ईरान को विद इन स्मेलिंग डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं जा सके? क्या इसीलिए कि वो कहता है कि वो इजराइल के खिलाफ है? क्या हम इजराइल के साथ हैं? क्या हमारी अवाम इजराइल के साथ है? क्या हम समझते हैं कि जो हो रहा है उधर सही हो रहा है?
बिल्कुल नहीं। जब वक्त आएगा आप देखेंगे, और हमें तैयार होना चाहिए इसके लिए। हिलाली साहब, आपका जो कहने का मैं मकसद समझ सका हूं वो ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, तो वो बहुत जो इस वक्त पाकिस्तान जो इस्लामी रियासतें हैं उनकी सिक्योरिटी को गारंटी कर सकता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास न्यूक्स हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्स हैं और अमेरिका जो है बावजूद इसके कि बहुत सारे बयानात देता है उनका कर कुछ नहीं सका। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है क्या उसको इस बात का अदराक है हलाली साहब? सबको है, मगर बात असल ये है कि क्या उनके पास वो उस किस्म का करेज ऑफ देयर कन्विक्शंस है? क्या आप समझते हैं कि ये पूरी वर्ल्ड पावर्स को डिफाई करते हैं? अभी तक तो मेरे ख्याल में AQ खान हाउस अरेस्ट में है अभी तक ना, होना चाहिए उसको बकौल। हम तो कहते हैं कि वो हाउस अरेस्ट में है, वो खुद कंप्लेन करता है कि मैं अपनी बेटी को भी नहीं मिल सकता है। कितने साल हो गए हैं उससे माफी मांगी थी टेलीविजन पे। देखिए, दिस इज अ वेरी अनफेयर वर्ल्ड। अगर आपको फेयर करना है, आपको बैलेंस लाना है, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू टेक रिस्क। क्या ये लोग हैं रिस्क वर्दी? मेरे ख्याल में दे आर नॉट। अच्छा, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, तकरीबन 300 बिलियन तक का उनका प्लान है, पेट्रोलियम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। रशिया का भी बड़ा करीबी ताल्लुक है ईरान के साथ, और हमने देखा सीरिया के मामले पे रशिया ने अमेरिका को आंखें भी दिखाई जब वहां पर बशार अल असद की हुकूमत के हवाले से। अब अगर कोई जंग छिड़ती है तो बेसिक इसमें कोई शक नहीं कि ये सिर्फ एक ही सुपर ताकत है इस वक्त अमेरिका। इन ममालिक का जो रोल है, ईरान कोई उसका बेनिफिशियरी होगा इस सारी जंग में? कोई वो रोल इस तरह का प्ले कर सकेंगे कि अमेरिका जो करना चाहता है वो शायद ना कर सके? फिर मेरे ख्याल में रूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मिसाल के तौर पे जैसे हिंदुस्तान और इंडिया ने, आपको याद होगा 1970 पे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था, जिसमें लिखा गया था अगर हिंदुस्तान को थ्रेट हो, और उस वक्त थ्रेट तो निक्सन और 7th फ्लीट का था, इल्यूशनरी थ्रेट था, मगर था। हिंदुस्तानी जो थे घबरा गए थे कि 6th फ्लीट आएगा और ये और वो, तो उन्होंने एक इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था जिसमें लिखा था कि अगर हिंदुस्तान पे एक्ट ऑफ एग्रेशन हो तो रूस जो है, सोवियत यूनियन जो है, हिंदुस्तान को मदद करेगा। हाँ, क्या पुतिन तैयार है वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ उसकी रिलेशनशिप को फंडामेंटली ऑल्टर करें? मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं वो है, मेरे ख्याल में ही हैज नॉट मेड अप हिज माइंड, मगर अगर ये हो सकता तो ये एक तरीका है जो ईरान अमेरिका से माने इस वॉर से बच सकता है। और जब मैं वॉर कहता हूं समी साहब, ये जंग आर्मीज की नहीं होगी, ये जंग एयरफोर्सेस की होगी, एरियल जंग होगा। अमेरिकनों का प्लान ये होगा कि कोई चीज ईरान में फंक्शनल ना छोड़े, फैक्ट्रीज, पावर हाउसेस, ब्रिजेस, रोड्स। आपने देखा होगा कि जब सर्बिया का प्रेसिडेंट कह रहा था कि बोस्निया हमारा है, और यूगोस्लाविया जब टूट रहा था तो वो चाहता था कि बोस्निया को ऑक्यूपाई करें और मुस्लिम बोस्निया, और उसने फिर वो शुरू कर दिया था मुसलमानों के खिलाफ। क्लिंटन ने क्या किया? क्लिंटन ने 2 महीने में उनको बॉम्ब करके मिलोसेविच को कहा, बच्चों तुम तो यू विल बी बैक बॉम्ब्ड इनटू द स्टोन एज, तुम्हारे पास होगा ही नहीं कुछ, अभी आके लड़ना चाहते हो तो फिर आओ। वो बिल्कुल कैप्साइज कर दिया, खत्म हो गया। तो ये अगर रूस करने के लिए आ रहे हैं तो दूसरी बात है, मगर मैं नहीं समझता कि वो करेगा। आप नहीं समझते कि वो करेगा? अब ईरान, आपका ख्याल है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आती है जिसके बाद पता चलता है कि कैजुअलिटीज कितनी हैं, अगर वो 80 या चले कुछ अगर लोग और हलाकतें हुई हैं तो उस पर भी प्रेशर होगा कि वो इसका बदला ले, तो ये तो फिर एस्केलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये जी 80 कुछ नहीं है, इन्होंने बम मारे हैं, रॉकेट्स फेंके हैं एक एयर बेस पे,
और एयर बेस पे सबसे बड़ी तैयारी प्रोटेक्शन होता है, रीइंफोर्स कंक्रीट होता है, अंडरग्राउंड सेलर्स होते हैं। मैं नहीं समझता कोई मारे गया है। अमेरिकन तो कह रहे हैं कि कोई एक आदमी भी नहीं मारे गया। अब इंजर्ड हुए हैं कि नहीं पता। आप कहेंगे कि वो झूठ कह रहे हैं। अमूमन अमेरिकन जो है कैजुअलिटीज पे झूठ कह नहीं सकता, इसलिए कि वो अमेरिका ऐसा सोसाइटी है, आप बेहतर जानते हैं, वॉर डेड और वॉर वुंडेड, ये पब्लिसिटी उनको इनेविटेबल है। तो मेरे ख्याल में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। मैं नहीं समझता ऐसे कोई कैजुअलिटीज हैं, और अगर हुए तो जो जवाब आएगा ट्रंप का लाजमी वो बड़ा ये होगा, एंड देन द वॉर वुड हैव बिगन। ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहां पर एक छोटा सा वक्फा, जब वापस आते हैं तो हिलाली साहब से पूछेंगे कि इस सारे सिनेरियो में भारत जर्मनी को इलिमिनेट कर सकता है ड्रोन अटैक में इस इल्जाम पर कि उन्होंने अमेरिकी फौजी मारे, तो फिर इंडिया पाकिस्तानी फौज के सरबराह को या किसी जर्नैल को क्यों नहीं ड्रोन मार सकता, इसलिए कि उन्होंने भी हमारे बंदे मारे हैं और कश्मीर में पाकिस्तान हम पे हमला करा रहा है। एक बड़ी नाजुक सूरत हाल। वापस आते हैं ब्रेक से तो बात करेंगे हिलाली साहब से इस मामले पर। वेलकम बैक नाजरीन। जनाब ज़फ़र हिलाली हमारे साथ हैं। हिलाली साहब, बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट जो बहुत सारी वेस्टर्न पब्लिकेशंस के लिए काम कर रहे हैं, थिंक टैंक स्कॉलर भी हैं वाशिंगटन में, और ख़ास तौर पर जो इंडियन प्रेस है, उन्होंने ये कहना शुरू किया पिछले 2-3 दिनों से कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है, जैसा कि भारतीय आर्मी चीफ ने बयान दिया था, जिसका फिर DGISPR ने बड़ा भरपूर ये कहा था कि वो अपनी एयरफोर्स से पूछ के पाकिस्तान की तरफ आए। वो कहते हैं कि जी हमारे पास भी अब राइट है, अगर अमेरिका ये कर सकता है तो हम भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी भी जर्नैल को, किसी भी जगह को हम वो निशाना बना सकते हैं। ये सब बकवास है जी। ये तो कहते हैं, ये इन चीज़ों में लोग वो करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में एक बात तो पहला पक्का ये है कि कभी ये कुछ करेंगे नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अमेरिका और इज़राइल के, मैं नहीं कहता हूँ इजाज़त, मगर उनके एक किस्म की एग्रीमेंट के बारे में, विदाउट देयर एग्रीमेंट, तो वो नौबत कैसा आएगा, क्यों आएगा, ये सब इट्स इन द पर। मगर एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, क्यों अमेरिका हम लोगों को इस तरीके से, इमरान खान को ट्रंप कहता है इज़ अ नाइस मैन, मगर उससे पहले नवाज शरीफ को तो वो मिला ही नहीं। इधर तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आया ही नहीं, और जो आया था वो क्लिंटन, वो एक तकरीर करके रेडियो पे चले गया, और उस तकरीर में उसने कहा कि तुम्हारे जो लीडर्स हैं वो तो दे आर नॉट वर्थ मीटिंग। मैं तो मुशर्रफ के साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाहता था, बल्कि मुशर्रफ को कहा गया था कि तुम मिलिट्री रूलर है तो तुम आके एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट का हाथ भी नहीं मिलाओ। सुनिए, इस किस्म की लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। और किम इल सुन, वो क्या किंग जोंग, वो क्या नाम है उसका जी, उसको जाके वो एम्ब्रेस करता है, उसके साथ लव लेटर्स लिखता है और कहता है ही लव्स मी एंड आई लव हिम, और 2 दफे मुलाकात हो गई है। क्या है नॉर्थ कोरिया, 20 मिलियन का ये कराची के पॉपुलेशन है। क्यों आप समझते हैं नॉर्थ कोरिया को इतना लिफ्ट देता है और हमें कोई नहीं देता है? क्यों आप समझते हैं? एक ही वजह कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लॉस एंजलिस को वेपराइज कर सकते हैं। और अगर पक्का बात ये नहीं है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि 1-2 तो ख़त्म कर देंगे पूरे लॉस एंजलिस को, हवाई और लॉस एंजलिस को वो पूछ सकते हैं। इसीलिए, और कोई वजह नहीं है कि ये नॉर्थ कोरिया को जाता है और मिलता है और उसके साथ ख़तें और लिखता है और उसको तारीफ़ करता है। अभी भी तारीफ़ की है उसको। तो देखिए, बात सिर्फ ये है कि व्हाट कैन यू डू। अब इंडिया जो है, हम इंडिया से हम तैयार हैं। इंडिया को हम लोगों ने कन्विंस कर दिया है मेरे ख्याल में कि हम वी विल रिजॉर्ट टू ऑल आवर वेपन। अगर तुम्हारे खिलाफ अगर हम, इसलिए कि इंडिया 10% हमारे से बड़ा है। उसका जो नेवी है 8 गुना ज्यादा है, एयरफोर्स जो है 6 गुना ज्यादा है, फौज जो है 3 गुना ज्यादा है।
तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म के डिस्पैरिटी ऑफ स्ट्रेंथ में हम अपने ऑल आर एसेट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब बताएं मुझे एक सवाल मेरा यहां पर आपसे है कि जब कश्मीर का मामला हुआ, ये जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, तो बहुत प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट्स दी कि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं और ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, लेकिन दुनिया ने उस तरीके से कोई तवज्जो नहीं दी इस सारे रेटोरिक पर। बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, उनका यह कहना है कि इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमने उनकी पोजीशनिंग ऐसे नहीं की कि जिससे दुनिया को ये महसूस हो कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है, तो फिर वो आते और इंटरवीन करते। कुछ ऐसा मामला है या ये एक फैलेसी है? नहीं, कुछ हद तक ये सही बात है। अमेरिकनों को पता है लम्हे पे लम्हा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 80% या 90% हैं किधर और उनका स्टेटस क्या है। और जब उनको ये पता है तो ये जानते हैं कि फिर कोई डेंजर नहीं है वॉर का। मगर जिस दिन हम वी रीच फॉर दोज वेपन्स और उनको पता चलेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है समी साहब, कि फिर वो भी कंटिंजेंसी उनके पास प्लान किया हुआ है। और हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें इतना खुफिया होना चाहिए, दीज थिंग्स शुड बी सो सीक्रेटिव कि उनको पता नहीं हमारे क्या टैक्टिक्स है। मगर मैं नहीं कह सकता कि इफ दे आर इग्नोरेंट। मैं समझता हूं पेनिट्रेशन पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के काफी हो गया है अमेरिका का। आपने देखा कुछ चंद दिन पहले सुना यह था कि एक ब्रिगेडियर को टांगा इसलिए कि वो गद्दार निकला, स्पाई निकला। ये जो एजुके मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम है जो अमेरिकनों ने रिस्टोर किया है? एक ही प्रोग्राम रिस्टोर किया है, वो है जिधर हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स उधर जाते हैं और उनको पूरी कोशिश ये होती है कि वो सबवर्ट कर, बिल्कुल उनसे कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब आपका। और खित्ते की सारी सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमने दिखाई वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हम उसे कंफर्म नहीं कर सकते। दिखाई सिर्फ इसलिए कि उसमें जो ड्रोन्स थे उनसे ह्यूमंस को मारा जा रहा था, गाड़ियों पर अटैक किया जा रहा था। तो अगर ये वीडियो वो नहीं है तो भी मामला कुछ इसी तरह का हुआ होगा। इसी तरह ड्रोन ने पॉइंट आउट करके उन गाड़ियों पर फायरिंग की होगी और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग इसी तरह अल्लाह को प्यारे हुए। बहरहाल अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर तजिया में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।